बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 लीनियर प्रोग्रामिंग सेल्फ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड। अब उन्होंने ना बुक वालों ने खुद ही बता दिया है कि आपने एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स को किससे डिनोट करना है, एंड फ्रेश वर्कमैन एज वाई फॉर हिज फर्म अंडर द कंडीशन that he cannot employ more than 9 people. X and Y can be related by the inequalities. अब देखिए उन्होंने ना कोई और कंडीशन नहीं लगाई कि उसमें से फ्रेश कितने होने चाहिए, उनमें से एक्सपीरियंस कितने होने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ हमें यह बताया गया कि आप जितने भी वर्कर्स रखें वो 9 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अब इसके लिए हमारे पास इनइक्वलिटी क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई। 9 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो इसका क्या मतलब, आपने लेस देन इक्वल टू 9 पे रहना है। और साथ में आप उसे बता देंगे फौरन ही कि एक्स एंड वाई, क्योंकि ये हमारे पास वर्कमैन है तो ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू में नहीं जा सकते। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, मैं इसको कंबाइन फॉर्म में लिख देता हूं। इसी को अलग अलग से भी लिखा जा सकता है कि एक्स की कंडीशन आप अलग से बताएं और वाई की कंडीशन आप अलग से बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। 1 का सेकंड पार्ट देखें, कहते हैं ऑन द एवरेज an experienced person does 5 units of work while a fresh recruit does 3 units of work daily, and the employer has to maintain an output of at least 30 units of work per day. The situation can be expressed as, अब देखें हमारे पास जो एक्सपीरियंस हैं वो कितना काम करते हैं, 5 यूनिट्स। तो इसके लिए बनेगा 5, और एक्सपीरियंस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, प्लस जो फ्रेश है वो कितना काम करते हैं, और फ्रेश को हम लोग डिनोट कर रहे हैं वाई से, और साथ में कंडीशन है एट लीस्ट 30, कम से कम 30 यूनिट्स बनने चाहिए, अदरवाइज इससे ज्यादा। तो लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं यूज होगा इसके लिए। एट लीस्ट के लिए हम लोग यूज किया करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और साथ में बता देंगे x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑल क्लियर। अच्छा, फर्स्ट के थर्ड और फोर्थ पॉइंट को आप लोगों ने स्किप कर देना है और आपने चले जाना है 4.2 पर। ऑलराइट। अच्छा, 4.2 पे अगर आप लोग गौर करें, आपको ना एक इनइक्वलिटी बताई गई और आपसे कहा गया कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, मतलब द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वलिटी। अब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, तो अगर आप लोग गौर करें इसमें x इंटरसेप्ट भी 9 और y इंटरसेप्ट भी। सबसे पहले तो आपने ग्राफ में ये देखना है कि तमाम ऑप्शंस में x एंड y इंटरसेप्ट उसने 9 ही ली है, बस हम इसको इसकी बेस के ऊपर रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब देखें इनइक्वलिटीज का साइन, हमारे पास इनइक्वलिटी का साइन कौन सा है, लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू है तो टू वर्ड्स ओरिजिन, तो ये देखें ये टू वर्ड्स ओरिजिन है, ये शेडेड एरिया। अच्छा, ये बनाने का मकसद ये नहीं कि सिर्फ ये वाला एरिया, मींस दैट इस लाइन के नीचे वाला सारा एरिया। तो लेस देन यही तो बताता है कि टू वर्ड्स ओरिजिन जाना है, तो इसके लिए लेस देन इक्वल टू, तो हम लोग इसको टिक कर देंगे। अगर हो तो यहीं पे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम ऑप्शन बी को टिक करते हैं, और अगर यहां पे होता है इक्वलिटी तो हम लोग ऑप्शन सी को टिक करते हैं। जहां पर शेडेड एरिया नहीं है वो इक्वलिटी को शो करता है, शेडेड एरिया टूवर्ड्स ओरिजिन है लेस देन इक्वल टू को शो करेगा, और शेडेड एरिया अवे फ्रॉम द ओरिजिन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू को। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से अगर यहां पे देखें हमें साइन कौन सा मिला, ये तो भाई नहीं हो सकता, इसी तरह से ये भी नहीं हो सकता। सी के पास गए, अच्छा शेडेड एरिया के मुताबिक देखें तो ये आंसर है, लेकिन साथ में एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट जरूर चेक करने हैं आपने, ऐसा ना हो कि ग्राफ गलत बनाया हुआ हो, लाइन गलत ड्रॉ की गई हो।
तो अब यहां पर देखिए, अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू 10, तो देखिए क्या y की वैल्यू 10 है। और y को 0 पुट करूं तो क्या x की वैल्यू 6, क्या यहाँ पे 6 मौजूद है? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम? सेम केस विद क्वेश्चन 4.4। 4.4 में देखें तो आपको यहां पे पता चल रहा है कि y लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ x इज इंडिकेटेड बाय। अब यहां पर देखें आपको कुछ ग्राफ बना कर दे दिए। अब इनमें से कौन सा ठीक हो सकता है? तो आप याद करें, आपके पास आई थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, और अगर y इंटरसेप्ट 0 हो तो इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू एम एक्स। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये इसी तरह से लिखी हुई है? अब अगर m की वैल्यू देखो तो आपको m की वैल्यू क्या नजर आ रही है? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन का स्लोप मुझे बता दो, तो आप मुझे इसका स्लोप क्या बताते? 1/2 मतलब 0.5। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपवर्ड होनी चाहिए। ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका स्लोप 0 है, जबकि जो मैंने ग्राफ बनाना है उसके स्लोप की वैल्यू क्या है? तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। बात क्लियर? दूसरी बात यह है कि ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये डाउनवर्ड है और इसके स्लोप की वैल्यू नेगेटिव, जबकि जो इक्वेशन मैं बनाने जा रहा हूं उसके स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव मौजूद है। क्लियर? ऑप्शन बी एंड डी में से कोई सा एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन से गुजर रहे हैं। क्योंकि वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 थी, कैसा नहीं था कि वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 थी, तो भाई वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे ही गुजरेगी। और दोनों ही अपवर्ड है, दोनों का स्लोप पॉजिटिव है। अब बात ये आती है कि हमने इसमें से शेडेड एरिया के मुताबिक टिक किसको करना है। तो यहां पर देखिए आपको साइन कौन सा मिल रहा है। तो देखिए, तो इससे पहले हम लोग लाइंस जो डिस्कस करते थे ना, वो ऐसी लाइंस होती थी। तो हम लोग कहते थे टूवर्ड्स ओरिजिन एंड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन जहां पर जो लाइंस मौजूद है ना, वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से गुजर रही हैं। तो अब आपने हमेशा याद रखना है कि अगर शेडेड एरिया टूवर्ड्स एक्स एक्सिस है तो ये लेस देन इक्वल टू को शो करेगा, और अगर शेडेड एरिया टूवर्ड्स वाई एक्सिस है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू को शो करेगा। गॉट इट? तो अब बताएं इसके मुताबिक हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? 4.5, यहां से आपको आइडिया होता है कि आपसे लीनियर प्रोग्रामिंग के कौन कौन से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। 4.5 में अगर आप लोग गौर करें तो अब आपको ग्राफ बना के दे दिया, उसमें फिजिबल रीजन भी उसने आए बना के दे दिया कि ये इसका फिजिबल रीजन है हमारे पास। कहता है कि इसके कॉन्स्ट्रेंट्स ये वाले हैं, लेकिन उसने ना तमाम कॉन्स्ट्रेंट के साथ इक्वलिटी का साइन यूज किया। हमने उसे बताना है कि बेसिकली इनके साथ साइन कौन सा यूज होगा। अब अगर आप लोग गौर करें, सबसे पहले जाए लाइन 1 के ऊपर। लाइन 1 हमारे पास मौजूद है 5x + 3y इज इक्वल टू 30। अब यहां पर तो इक्वल टू है, यहां से लाइन 1 कौन सी है? ये वाली, ये वाली। अब अगर इस लाइन 1 पे देखें तो ये शेडेड एरिया अपने से ऊपर, मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसके साथ कौन सा साइन यूज होना चाहिए था? तो इसके साथ साइन यूज हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल। गॉट इट? फिर जाएंगे लाइन 2 के पास। ये लाइन 2, लाइन 2 को अगर आप देखें तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन शेडेड एरिया दे रही है, तो इसके लिए इसके साथ साइन यूज होगा लेस देन इक्वल टू। आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। लेकिन अगर लाइन 3 और 4 देखें, दोनों ही पॉइंट ऑफ ओरिजिन से निकल रही हैं, और इनके अगर शेडेड एरिया को अगर आप गौर से देखें तो लाइन 3 का शेडेड एरिया टूवर्ड्स वाई एक्सिस, और अगर टूवर्ड्स वाई एक्सिस हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर टूवर्ड्स वाई एक्सिस हो। और लाइन 4 का जो हमारे पास शेडेड एरिया है वो टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो इसके साथ लेस देन इक्वल टू का साइन यूज होता है। ऑलराइट, अब आपने ऑप्शन में से देखना है कि ऐसे साइन कहां पर मौजूद होंगे
अब यहां पर अगर आप गौर करें, लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, हर किसी के साथ लेस देन, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, कैंसिल कर दो। फिर अगर आप लोग देखें सी ऑप्शन में, ग्रेटर देन, ये लेस देन, ग्रेटर देन, नहीं ऐसा नहीं था, गलत हो गया। ओके, और इधर देखें, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, कंडीशन भी गिवन, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके होगी बात। नेक्स्ट वन इज सेम 4.6, जहां पर अगर गौर करें, द रीजन इंडिकेटेड बाय द शेडिंग इन द ग्राफ इज एक्सप्रेस्ड बाय इनइक्वालिटीज। अब अगर आप लोग देखें एक ऐसी इक्वेशन जिसके x एंड y इंटरसेप्ट 2 and 2 हो, उसके साथ हम लोगों ने लेस देन इक्वल टू का साइन लगाना है, और जिसके x एंड y इंटरसेप्ट 4 and 4 हो, उसके साथ हम लोगों ने ग्रेटर देन का साइन लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो आओ जरा चेक करते हैं। अब जैसे ही हमने देखा कि दो इनइक्वलिटीज हैं, दो कॉन्स्टेंट्स बनेंगे और दोनों के साथ साइन अपोजिट हैं, एक के साथ लेस देन और दूसरे के साथ ग्रेटर देन, तो हम लोगों ने दिखते ही ऑप्शन सी तो गलत कर दिया। गॉट इट? ऑप्शन बी भी हमने गलत कर दिया। मेरी बात समझ आ रही होगी आप लोगों को? ऑप्शन डी गलत कर दिया, क्यों? सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, जबकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन चाहिए। जब तीन गलत हो गए तो एक करेक्ट आंसर है। अब अगर आप ए में देखें तो x1 x2 इंटरसेप्ट की वैल्यू 2 and 2, जब 2 and 2 हो तो साइन कौन सा होना चाहिए था? और फिर सेकंड वाला देखो, x1 अगर x2 को 0 पुट करूं तो x1 की वैल्यू 4, x1 को 0 पुट करूं तो x2 की वैल्यू 4, इंटरसेप्ट 4 and 4 आ रहे हैं हमारे पास, तो इसके साथ साइन देखो ग्रेटर, और कंडीशन भी ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। गॉट इट? लेकिन कॉन्स्ट्रेंट तो हमने बनाकर दे दिए, इतना काम हम कर सकते थे, लेकिन इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था। क्यों? कॉमन शेडेड एरिया, फिजिबल रीजन ही नहीं है। जब फिजिबल रीजन ही नहीं है तो सॉल्व कैसे करें? तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर इम्पॉसिबल। ऑलराइट, हाँ ये एक तरह से पॉसिबल हो सकता था अगर इसके साइन उलट कर देता, कि लाइन 1 के साथ ग्रेटर देन का साइन लगा देता और लाइन 2 के साथ लेस देन का साइन, तो ये वाला आपका शेडेड एरिया बन जाता। अब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट? अगर ये इस किस्म का शेडेड एरिया हो जैसे क्वेश्चन में गिवन है, तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्यूशन शेडेड एरिया ही नहीं है। क्लियर हो गई बात? of bowlers, the inequality constraint that the number of batsmen must be no more than 50% of number of batsmen। तो नंबर ऑफ बैट्समैन को किससे डिनोट कर रहे हैं? नो मोर देन, मतलब ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो। किससे? नो मोर देन 50% ऑफ टोटल प्लेयर्स। और टोटल प्लेयर्स क्या है हमारे पास? सिर्फ बॉलर्स नहीं कहा उसने, तो उसने कहा टोटल, टोटल में बॉलर्स एंड बैट्समैन दोनों शामिल होंगे। तो ए प्लस बी, अब जाके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए लेस देन इक्वल टू 50% को 0.5 लिख लो, 0.5 ऑफ ए प्लस 0.5 ऑफ, किसी को एतराज? नेक्स्ट देखो, क्या इसको यूं लिख लूं, ए माइनस 0.5 ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 0.5 ऑफ, कोई इशू? सॉल्व करें इसको, 0.5 ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 0.5 ऑफ, 0.5 से 0.5 कैंसल, तो इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी? ये इसका सोल्यूशन, अपने पास नोट कर लीजिएगा इसका सोल्यूशन। क्या सब बच्चों को समझ आ गई?
4.8, a firm manufactures two products. The products must be processed through one department. Product A requires 6 hours per unit and product B requires 3 hours per unit. Total production time available for the coming week is 60 hours. There is a restriction in planning the production schedule as total hours used in producing the two products cannot exceed 60 hours. ये बात वैसे हमें यहाँ से भी पता चल गई थी. This situation can be expressed as, अब इसको तो देखते ही दफा करो ना कि ये नहीं हो सकता. एक ही कॉन्स्टेंट बन रहा है, एक ही डिपार्टमेंट है तो एक ही कॉन्स्टेंट बनेगा. तो इसने दो लाइनें कैसे ड्रॉ कर दी हैं? दो लाइनें ड्रॉ ही नहीं होनी थी. दूसरी बात, हम 60 और से ज्यादा काम नहीं कर सकते तो लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी नहीं आएगी. जब लेस देन क्या आएगी तो टूवर्ड्स ओरिजिन जाना चाहिए था. अवे फ्रॉम द ओरिजिन तो नहीं जाएगा ना. ओके ओके. तो अब हमने देखना है बी और सी में से कौन ठीक होगा. अब दोनों के साथ लेस देन आ रही हैं. फर्क कहां पे आ रहा है कि यहां पर देखिए एक्स एक्सिस पे वैल्यू, यहां पर एक्स एक्सिस पे वैल्यू. पर एक्स एक्सिस की वैल्यू का मसला नहीं है. मसला किस चीज का है कि यहां पर वाई एक्सिस पर हमें जो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल रही है 15 और इधर अब हमने देखना है कि हमारी इक्वेशन इनइक्वालिटी के मुताबिक वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या बनेगी. तो हमारे पास गिवन सिचुएशन के मुताबिक इनइक्वालिटी बनेगी क्या. प्रोडक्ट ए रिक्वायर 6 hours प्लस बी रिक्वायर्स 3 लेस देन इक्वल टू. चलिए अब x की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है. आप लोग x को 0 करो और y की वैल्यू फाइंड करो. देन y इज इक्वल टू 60/3 इज इक्वल टू, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. राइट. यही बात मैं आपसे कह रहा था कि आपने सिर्फ शेडेड एरिया नहीं देखना, आप लोगों ने उसके साथ साथ ये भी देखना है कि एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज में तो कोई डिफरेंस नहीं है. 4.9. अब ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हुए थे जिनमें हमारे पास एक सिचुएशन दे दी जाए और हम लोग कॉन्स्टेंट्स वगैरह बना कर दें. तो यहाँ पर भी हमसे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पूछी गई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट. अच्छा अब यहाँ पर गौर करें, कहता है मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स P and Q which must pass through the same process in department A and B having weekly production capacity of 240 and 100 hours respectively. अच्छा अब बहुत सी ऑप्शन तो यहीं से ही देख सकते थे ना कि अपने कॉन्स्टेंट्स में जाएं और डिपार्टमेंट ए के लिए आपके पास आ गए 240 और डिपार्टमेंट बी के लिए 100 और साइन कौन सा यूज होगा, लेस देन इक्वल टू. यहां पर देखिए 240 लेस देन इक्वल टू 100 के साथ लेस देन इक्वल टू, ये बात यहां तक के लिए बिल्कुल ठीक है. जहां पर भी देखें 240 100 लेस देन इक्वल टू, यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही. मतलब अभी तक किसी किस्म की कोई रिजेक्शन नहीं हुई. फिर देखा हमने प्रोडक्ट पी नीड्स 4 और डिपार्टमेंट ए, जबकि यहां पर क्या है गलत कर दो. अब आगे इसको कभी देखने की जरूरत ही नहीं है. जबकि यहां पर देखा तो 4 मिल गया, यहां पर भी 4 मिल गया. अच्छा जैसे ही मैं ये देखने लगा ना तो मुझे पता चला कि भाई बी और सी में कॉन्स्टेंट तो बिल्कुल सेम सेम है, इनमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं. डिफरेंस किस चीज का है, तो इसको तो वैसे ही बाय बाय बोल. ओके अब बी ठीक है, सिर्फ चेक करते जाएंगे. 4 वाली बात बिल्कुल ठीक आ गई. उसके बाद क्या कहता है 2 और इन डिपार्टमेंट बी, ये देखें ये 2 मौजूद है. फिर प्रोडक्ट क्यू रिक्वायर्स 3 एंड 1, यहां तक की बात बिल्कुल सही. फिर प्रॉफिट यील्ड 700 एंड 500, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज 4.10. अच्छा ये तो वैसे ही बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास. सिर्फ पता है फर्क क्या था कि जिन चीजों को हम लोग हॉरिजॉन्टल वे में लिखते थे इन्होंने वर्टिकल में लिख दिया एंड वर्स विर्सा. इसके अलावा और कोई फर्क नहीं था. मतलब हम लोग प्रोडक्ट्स को लिखा करते थे बिल्कुल इस तरह से और इन्होंने लिख दिया वर्टिकल फॉर्म ऐसे. इसके अलावा कुछ नहीं था. साथ में आपको कंडीशन बता दी. आपसे कहते हैं कि जो हमारे पास
यहाँ पे विटामिन हैं ये बेसिकली, अब डिपार्टमेंट्स नहीं है, ये विटामिन हैं। कहते हैं विटामिन के लिए जो कंडीशन लगाई गई वो क्या है, एटलीस्ट विटामिन ए कितना होना चाहिए, 9, 7 यूनिट्स ऑफ बी, 10 यूनिट्स ऑफ सी एंड 12 यूनिट्स ऑफ, लेकिन क्या एटलीस्ट, तो कौन सी इनइक्वलिटी यूज हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे ही ऑप्शंस में आए ऑप्शन ए कैंसल, गॉट इट, ऑप्शन सी कैंसल, ये देखो लेस देन की इनइक्वलिटी आ गई थी, और ऑप्शन बी भी कैंसल, लेस देन की इनइक्वलिटी आ गई थी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो मैंने बाकी कोई चीज नहीं देखी, सिर्फ एटलीस्ट का वर्ड, एटलीस्ट के वर्ड से पता चला सबके साथ ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए, नहीं था, ए बी सी तीनों कैंसिल होते हैं, देखो टिक कर दिया। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई करेक्ट कॉन्स्टेंट्स बनेंगे क्या, तो हम लोग क्या जाके लिखेंगे, जहां पर ये x और ये y, हाँ जी क्या, 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू, जी x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू, जी प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू एंड प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू एंड, ये था इसका करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम? द नेक्स्ट वन इज ग्राफ ऑफ 4 इक्वेशंस आर ड्रॉन बिलो, हाँ जी ये लाइन 1 2 3 4, और अगर फिजिबल रीजन देखें अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और तमाम के लिए इसे कहा जाता है अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, और जब ये आ गया तो हर किसी के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू की इनइक्वलिटी यूज हो जाएगी। तो जैसे ही ऑप्शन में गए, ऑप्शन ए कैंसिल, लेस देन का साइन पहला ही नजर आ गया कैंसिल, बी को कैंसिल कर दिया, सी को भी, ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज दिस, ये जो इधर बना लिया ये इसका करेक्ट आंसर है, और एंड पे लिख देंगे x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इसका करेक्ट आंसर था। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखें, अब आपको कॉन्स्टेंट्स बताए साथ में इनइक्वलिटीज भी हैं, और हमने इसमें से बताना है कि आंसर कौन सा ठीक होगा। आपने गौर करना है लाइन 1 के साथ कौन सी इनइक्वलिटी, लाइन 2 के साथ, लाइन 3 के साथ, ऐसा लग रहा है जैसे अनबाउंडेड फिजिबल रीजन बनने वाला है, लेकिन जैसे ही लाइन 4 के पास गए ये नहीं हो सकता, ये सी भी नहीं हो सकता, सी उस टाइम पर होता है जब सबके साथ लेस देन का साइन, बी उस टाइम पर होता है जब सबके साथ ग्रेटर देन का साइन। तो अगर ऑप्शन ए को देखो, लाइन 1 2 3 के लिए ये ग्रेटर देन है, लेकिन लाइन 4 के लिए लेस देन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? जी नेक्स्ट, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखते ही सॉल्यूशन मिल जाता है, मतलब टैबुलेशन की फॉर्म में आया, तो अब क्या है, प्रोडक्ट ए को हमने क्या देना है x1, अब वो x एंड y नहीं यूज कर रहा, वो कर रहा है x1 एंड, आपने भी यही कुछ कर देना है, दोनों के दरमियान, और ये है अवेलेबल टाइम, अवेलेबल टाइम होता है मैक्सिमम, तो साइन कौन से आ जाएंगे, बस ये सॉल्यूशन तैयार हो गया, एंड पे x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबके साथ लेस देन का साइन आएगा, तो ऐसी ए तो नहीं हो सकता, कंडीशन नहीं है नीचे, ओके, बी नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेटर देन का साइन यूज कर रहे हैं, सी को देखें हर किसी के साथ लेस देन का साइन, कंडीशन भी गिवन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। डन, बस अब इतने से ये क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लीनियर प्रोग्रामिंग के, क्या इजी नहीं है ये? 4.14 फर्स्ट लाइन के साथ लेस देन, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, कंडीशन ये, तो किसने टिक हो जाना है, ऑप्शन बी, ए एंड सी दिखते ही कैंसिल हो जाएंगे,
ओके, नेक्स्ट वन इज लेस देन है, यहां पर लेस देन, और यहां पर बी नहीं हो सकता। ओके, और सी तो वैसे ही नहीं हो सकता भाई, दो फिजिबल रीजन नहीं बन सकते, इन्हें दो बनाए हुए हैं, दो नहीं बन सकते, तो बी और सी तो कैंसिल हो गए। अब देखें लाइन 1 के लिए देखें लेस देन, लाइन 2 के लिए लेस देन, लेकिन लाइन 3 के लिए ये क्या ऐसे ही थी कंडीशन, ये ठीक हो गया। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट वन इज manufacturer produces two products X1 and X2. Resources available for the production of these two items are restricted to 200 support stop, 320, 280 या मैक्सिमम होंगे। अच्छा, अब यहां पर देखें तो हमारे पास सबके साथ लेस देन इक्वल टू के साइन आ जाएंगे। फिर वो क्या कहते हैं, X1 requires for its production one support staff, ये देखो ये 1 है, इसके साथ भी 1 और इसके साथ भी, ठीक है, 1 मशीन और, अब मशीन आर के लिए कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएगा, ये 1 है लेकिन इसके साथ, अब इसको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, और इसके साथ 1। मेरी बात समझ आ रही है? और अगर अब गौर करो तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है सिवाय कंडीशन के, ऑप्शन सी को बाय बाय। अब ऑप्शन ए सिर्फ चेक कर लेंगे। नेक्स्ट, 2 ऑर्स, हमारे पास 1 मशीन ऑर्स एंड 2 लेबर ऑर्स, ये 2 लेबर और आ गए। सेकंड प्रोडक्ट के पास गए, 1 स्पोर्ट स्टॉक मौजूद है इसका, 2 मशीन और इसके मौजूद हैं, 0.8 लेबर और इसकी मौजूद है, ये 200, 320 एंड 280 लेस देन के साइन के साथ, कंडीशन भी गिवन, और साथ में कहता है 200 का प्रॉफिट आपको हो रहा है और 300 का, तो 300x एंड 200y, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन, नन ऑफ दिस का ऑप्शन हो तो एक मरतबा जरूर चेक कर लेना पूरा क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी चेक किया, बस इसी तरह से। नेक्स्ट वन इज, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने अपने नोट्स में प्रीवियस लेक्चर में आपको सॉल्व करवा दिया था, तो ये आप लोग इंशाल्लाह कर लेंगे, हो जाएगा ना? अच्छा, इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा, ये देखें भाई, ग्रेटर देन के साथ तो कुछ भी नहीं था, लेस देन के साथ ही थे, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही, ये इसका सोल्यूशन मिल गया हमें। ओके, कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स A and B. Production of A will be at least 5 times the production of B. The situation can be expressed as, हाँ जी, A production of A will be 5 times, will be at least 5 times the production of, तो A greater than equal to 5B, ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर देखें, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 3 किलोग्राम of raw material, 2 labor hours, whereas each unit of B requires 2 kilogram of raw material and 2 labor hours. Total raw material available is 200, whereas total labor or available is 150. The situation can be expressed as, हाँ जी, अब इसके लिए हमारे पास देखिए, ये टोटल है तो लेस देन के साइन के साथ आएंगे, यहाँ पर ये ग्रेटर देन का साइन आ गया, गलत कर दो, जब पहले ही मतलब गलत कर रहे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये लेस देन है, ये देखो ये वाले भी गलत हो गए, ये बात क्लियर। अच्छा, अब यहां पर देखें तो आपके पास रॉ मटेरियल के लिए कितनी वैल्यू आ रही है और लेबर के लिए 150, ये 150 यहाँ पे लिख रहा है और 200 उलट कर रहा है, इसको गलत हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। डन, इस तरह से एमसीक्यूज को हमेशा सॉल्व किया जाता है, मतलब हर एमसीक्यूज के लिए प्रॉपर सॉल्यूशन जरूरी नहीं है, हर एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए बस आपका समझदार होना जरूरी है, बस, और वो आप चले जो जैसे उसने वैसा बोल दी है, अब मैं क्या कहूँ, आपकी नजर में
मेरी नजर में तो और भी बहुत कुछ है। Inequalities. X greater than equal to 0 and y greater than equal to 0 suggest that feasible region will be in बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था ये वाला। Which of the following value of x and y does not satisfy the inequality? हाँ जी, अब ऐसी सिचुएशन में ना आपने जाकर वैल्यूज को पुट कर देना था और ऐसा पॉइंट बताना है जो इसको सेटिस्फाई ना करे। बस आप देखें 1 and 1 पुट करो तो 2 into 1 plus 3 into 1 is equal to 5. 5 is less than equal to 6. बात सही है, बात ठीक है, तो इसको टिक नहीं कर। ओके, और हमने गलत वाला बताना है। ठीक है, जो पहले से ठीक है उसको टिक नहीं करना, उसको ठीक नहीं करना, जो गलत होगा हमने उसको ठीक करना है। ओके, 0 and 1, 0 and 1 पुट करूं तो आंसर आ जाएगा 3 विच इज लेस देन इक्वल टू 6, तो ये भी बात ठीक है। आगे चलते हैं 3 and 1, 2 into 3 is equal to 6 plus 3 into 1 is equal to 3 is equal to 9. Is 9 less than equal to 6? No, ये बात गलत है, इसको ठीक करने की जरूरत है। ओके, ये इस तरह से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होगा। एनी प्रॉब्लम? A machine can work up to 16 hours per day. Up to 16 hours per day. C नहीं हो सकता। ओके, तो जब अप टू था तो बी भी नहीं हो सकता। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, तो ये आ गया। 4 hours to produce 1 unit of A and 8 hours to produce 1 unit of B. The information can be expressed as A. Clear? Which of the following constraints will have feasible region with coordinates 2 and 3? तो जाके चेक कर लो 2 and 3 को, जो इसके मुताबिक आएगा वो उसके फिजिबल रीजन में पहुंच जाएगा इन इट। तो देखें 10 into 2 plus 5 into 3, ये हमारे 10 into 2 20 plus 5 into 3 is equal to 15 is equal to 35 less than equal to 40। तो ये बात अभी सच हो रही है। क्या कहते हैं? will have a feasible region with coordinates in it, ये आ जाएगा 10 into 2 plus 5 into 3 is equal to less than equal to 30। नो, बात गलत हो गई। इसी तरह से 35 लेस देन इक्वल टू 10 गलत हो गई। 35 लेस देन इक्वल टू 20 गलत हो गई। तो ठीक कौन सी है? ये हमारे लिए भी यही ठीक है, फिर जो दूसरों के लिए ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज जी, क्या आप बताना है? कॉन्स्टेंट्स, बस बात खत्म है। ये देखो, ये कॉन्स्टेंट्स आ गए। अब वो ए एंड बी बता रहे हैं, तो इसको ए कर दो, इसको बी, दोनों के दरमियान प्लस टोटल अवेलेबल किलोग्राम्स लेस देन इक्वल टू, तो दोनों के साथ लेस देन इक्वल टू के साइन आ जाएंगे और आंसर क्या बनेगा? 2a plus 3b लेस देन इक्वल टू 120 एंड 4a plus 6b लेस देन इक्वल टू 360। ऐसे ही है, तो ये ठीक आंसर है। Maximum number of constraints while solving a business problem using linear programming. Feasible region is which satisfy all given conditions. शाबाश, बिल्कुल ऐसा ही है। कहते कॉर्नर पॉइंट्स थ्योरम स्टेट्स। अब वो कॉर्नर पॉइंट थ्योरम, वो जो हम लोग फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स लेते हैं, वो उनकी बात करते हैं। कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ फिजिबल रीजन। बात सही है ये। ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो होता है ना हमारे पास, वो हमेशा फिजिबल पॉइंट्स में से एक पॉइंट होता है। और फिजिबल पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास? उस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट, हम उसमें से एक सॉल्यूशन उठाते हैं, हम मिड में से कोई सॉल्यूशन नहीं ले रहे होते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज विद इन फिजिबल रीजन। नो, प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट ऑल कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। नहीं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट कॉर्नर, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो बहुत से थ्योरेटिकल क्वेश्चन वैसे पढ़ते ही आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। एनी प्रॉब्लम? 4.28 linear programming model can be used for
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, इवन के रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन, हम वो भी कह सकते थे। नेक्स्ट देखें, फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ इनइक्वालिटीज एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूजिंग कॉर्नर पॉइंट थ्योरम। तो जो मैंने सॉल्यूशन आपको बताया है ना, वो कॉर्नर पॉइंट थ्योरम ही है। ओके, आपने उसी से जाके सॉल्व। अब देखिए, ये तो है कंडीशन, इनके ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये हमें बता रहे हैं कि भाई साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहो, तो भाई साहब आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आगे सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, तो x इंटरसेप्ट भी 8 है और y इंटरसेप्ट भी 8। यहां पर भाई साहब ने ये ग्राफ बना दिया, और इसकी लेस देन, ये लेस देन आ गए। ओके, और ये पॉइंट्स आ गए 0 एंड 8, 8 एंड, अच्छा ये आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन 10x प्लस 2y, तो 8 इंटू 2 16 एंड 8 इंटू 10 80। प्रॉफिट था, मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज कौन सी वैल्यू पे हो रहा है? ऑप्शन ए। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत से भाई आप लोगों को जीनियस लोग मिलेंगे आपके हॉस्टल्स वगैरह के अंदर, जो आपको ये मशवरा देंगे कि भाई ये पॉइंट्स नीचे गिवन है, इनमें से पॉइंट्स उठाओ और जाकर इसमें पुट कर दो, जहां पे सोल्यूशन ज्यादा आ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बाय चांस, मतलब बुरा वक्त लिखा हुआ होता है इंसान की किस्मत में, तो वो सोल्यूशन ठीक भी हो जाता है। आप कहते हैं वाह यार वाह, बड़े गुरु बैठा हुआ है, महान हस्ती बैठी हुई है, मेरे टीचर ने तो ये बात मुझे नहीं बताई, और आप जाके वो चीज अप्लाई कर देते हो। और वहां पे जो पेपर बनाने वाला था वो था मेरा भाई, और उसने एक ऑप्शन यहाँ पे आके रख दिया। सपोज कि उसने ऑप्शन यहाँ पे रख दिया 5 एंड सपोज चले 10 कर दो, नहीं 20 कर दो, 5 एंड 20, या अगर यहाँ पर अभी भी ये कम हो जाएगा, इसको चलो 15 कर दो, 15 एंड 20 कर दो। जैसे ही आप जाके पुट करोगे, तो 10 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 20, तो आंसर आपके पास कितना आ रहा है? 190। आप कहोगे ये लो भाई ये हमारा आंसर है, हालांकि वो फिजिबल पॉइंट ही नहीं है। सबसे पहली चीज तो है ना कि वो फिजिबल पॉइंट होना चाहिए। मैं जरूरी तो नहीं है कि आपको फिजिबल पॉइंट उठा के दूंगा, मैं फिजिबल पॉइंट के अलावा जो मेरे पॉइंट्स होंगे मैं उनमें से कोई उठा के दे दूं, तो एग्जामिनर हर बार ऐसा नहीं कर रहा होता। ओके, तो ये फार्मूला गलत है कि पॉइंट्स उठाएंगे, जिस पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो टिक कर देंगे, जिस पे मिनिमम कॉस्ट होगी वो टिक कर देंगे, तो बेवकूफी नहीं करनी। आपके 2 नंबर बहुत कीमती हैं, उसकी चवल से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग पे अगर शॉर्टकट्स अप्लाई होते, तो जहां पर मैंने बाकी जगहों पे बता दिया, तो क्या मैं यहाँ पे नहीं बता सकता था आप लोगों को? लेकिन यहाँ पे मैंने कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं बताया आप लोगों को, क्या अप्लाई होता ही नहीं है भाई। यहाँ पर आप कोई शॉर्टकट किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे शायद चल जाए, लेकिन हम जो शॉर्टकट बताते हैं वो जर्नल शॉर्टकट्स होते हैं, कि वो हर क्वेश्चन पे चल रहे होते हैं, हर सिनेरियो पे अप्लाई होते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग पे नहीं अप्लाई होते हैं। तो इस वजह से आपने ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी। आपने अपना 1 मिनट ज्यादा दे देना है क्वेश्चंस को, लेकिन उसको सॉल्व करना है। ऑल राइट, तो इसी तरह 4.30 आप सॉल्व कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। 3.1 भी सॉल्व हो जाएगा, इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.2 भी आप लोग कर लेंगे। ऑल राइट, और यहाँ पर हमने कॉन्स्ट्रेंट्स बना के देने थे, ये हो जाएगा। जो मुश्किल क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, और अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड भी समझ आ गया है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। यहाँ पर देखिए, हमने टोटल जाके जरा क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्या रहे, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कोला ड्रिंक्स में बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और ये आपको प्रॉफिट फंक्शन की इंफॉर्मेशन दे दी। आप कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। 4.35 हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखें 4.35 में कहता है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10। तो आपसे कहता है देयर इज नो फिजिबल रीजन, 1 फिजिबल रीजन, 3 फिजिबल रीजन, 2 फिजिबल। भाई या तो है या नहीं है, 2 3 4 फिजिबल रीजन नहीं होते। ओके, हाँ अब मैंने देख रहे हैं कि भाई है या नहीं है। अगर आप यहां पर देखें ना, तो आपको x एंड y की वैल्यू मिल रही है 40 40, और आपने जाना है उससे ग्रेटर,
और नीचे वाली वैल्यू मिल रही है आपको 10-10 और आपने रहना है उससे नीचे, तो आपके पास किसी किस्म का कोई फिजिबल रीजन नहीं होगा। जब फिजिबल रीजन नहीं है तो आगे सोल्यूशन भी सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर? हाँ, अगर ये दोनों के साइन होते डिफरेंट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ होता, ये लेस देन इक्वल टू के साथ होता, तब मैं कहता देयर इज फिजिबल रीजन। क्लियर? मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट टू ड्रॉ अ फिजिबल रीजन, मिनिमम कॉन्स्टेंट एक चाहिए फिजिबल रीजन को ड्रॉ करने के लिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हो। द बाउंडेड फिजिबल रीजन विल, अब ये जो बाउंडेड फिजिबल रीजन है ना, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू के बारे में भी बताता है और मिनिमम वैल्यू के बारे में भी बताता है, जबकि जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू के बारे में बताएगा। क्या? बाउंडेड फिजिबल रीजन मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज के बारे में बताता है, जबकि जो अनबाउंडेड होता है वो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम के बारे में जाकर आपको बताएगा। ऑलराइट, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। फिर कहते हैं y लेस देन इक्वल टू x विल हैव अ फिजिबल रीजन। अब देखो y इज इक्वल टू x, ये जो लाइन बनेगी ये लाइन इस तरह से है, विल हैव अ फिजिबल रीजन, लेस देन का साइन है तो टूवर्ड्स, तो अब इसको कैसे एक्सप्रेस करें? कहते हैं अबाउ वाई एक्सिस ओनली, वाई एक्सिस ओनली अबाउ, ये तो कोई बात ही ना हो, ये वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये है लाइन और लेस देन का साइन है तो ये फिजिबल रीजन है इसका, तो ये तो कोई बात नहीं है। कहते हैं बिलो वाई एक्सिस ओनली, बिलो वाई एक्सिस तो ये वाला एरिया बनेगा ना, क्या मैंने इसको टिक किया, फिजिबल रीजन बनाया? नहीं। कहते हैं अबाव एक्स एक्सिस ओनली, अबाव एक्स एक्सिस चले गए, लेकिन ये ज्यादा बेस्ट नहीं है, बिलो और ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये है y इज इक्वल टू एक्स, लेस देन का साइन है तो इसके ऊपर या इससे नीचे वाला एरिया मेरा फिजिबल रीजन बनेगा, तो मैं पॉइंट डी को जाके टिक करूंगा। ऑलराइट, तो हो गए? नहीं सर। मैं समझा शायद फिर बिलो द लाइन पहुंच गए हो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।